देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। आजाद कश्मीर के बारे में एक नया प्रोपेगेंडा लॉन्च किया गया। मैं ये सारा आपके सामने भी रखूंगा, सिर्फ 2 मिनट में आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अंसार अब्बासी साहब से एक खबर छपवाई गई। नॉर्मली आजकल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो प्रोपेगेंडा न्यूज है उसको अखबारात के अंदर ज्यादातर अंसार अब्बासी साहब रिपोर्ट कर रहे हैं। अंसार अब्बासी साहब इनकलाबी हुआ करते थे या एंटी एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब मुश्किल में आते हैं। जैसे ही नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आती है तो इन्हें सब कुछ अच्छा लगने लगता है। बहरहाल अंसार अब्बासी साहब खबर यह देते हैं कि आजाद कश्मीर इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक्शन कमेटी के गैर मुल्की रवाबित के शवाहिद मिल गए। खबर पे आपने गौर करना है। आजाद कश्मीर इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक्शन कमेटी के गैर मुल्की रवाबित के शवाहिद मिल गए। हुकूमत मुज़ाकरात जारी रखे लेकिन तशद्दुद, बैरूनी माली मुआवनत से चलाई जाने वाली मुहिम नाकाबिले कबूल, ये रिपोर्ट आ गई। अब नादरीन, ये खबर दी है अंसार अब्बासी साहब ने। जरा गौर कीजिए इसमें वो क्या कह रहे हैं, गैर मुल्की। देखिए, अगर ये इंडिया होता या इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां होती जिनके साथ इनके रवाबित होते, या रॉ से पैसे ले रहे होते, या इंडियन रॉ के साथ इनके ताल्लुकात होते, तो 1 सेकंड के अंदर ये हेडलाइन इंडिया या रॉ इन 2 लफ्जों से मुज़य्यन होती। यानी अगर कश्मीरियों के ताल्लुकात इंडिया के साथ होते या रॉ के साथ होते तो फिर हेडलाइन यहीं से शुरू होती ना कि एक्शन कमेटी के इंडिया से ताल्लुकात साबित हो गए, या एक्शन कमेटी के रॉ के साथ ताल्लुकात के शवाहिद इंटेलिजेंस एजेंसियों को मिल गए। खबर ऐसे आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई। तो ये गैर मुल्की रवाबित क्या है, एक्शन कमेटी के गैर मुल्की रवाबित? अब मैं आपको बताता हूं ये है क्या और गेम क्या ढाली जा रही है। आजाद कश्मीर में हर घर का कोई ना कोई शख्स और कई घरों के कई शख्स बैरून मुल्क रहते हैं। वहां पे एक ट्रेंड है, क्योंकि लोग सरकारी नौकरी पे इंतजार करते हैं या फिर लोग बैरून मुल्क चले जाते हैं और कुछ ज्यादा है नहीं वहां करने के लिए। तो जो लोग बैरून मुल्क चले जाते हैं उनकी तादाद बहुत बड़ी है। यानी अगर आप एवरेज निकालें तो पाकिस्तान में जितने लोग बैरून मुल्क जाते हैं उससे कई गुना ज्यादा आजाद कश्मीर में लोग अपनी आबादी के तनासुब से बैरून मुल्क जाते हैं। बड़ी तादाद यहां बरतानिया में मौजूद है। हजारों लोग एक कॉल के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। पूरे शहर जो है वो आजाद कश्मीर के लोगों से यहां पे बरतानिया में भरे हुए हैं। इतनी बड़ी तादाद में आजाद कश्मीर के शहरी बरतानिया में रहते हैं। अब ये उनके साथ जब वो अपने रिश्तेदारों से राब्ते करते हैं तो वो कहते हैं जी ये गैर मुल्की रवाबित इसको कहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई इंडियन रॉ के साथ या इसराइल की मोसाद के साथ या अमेरिका की CIA के साथ, ये कोई या बरतानिया की MI6 के साथ इनके कोई रवाबित है, ऐसा नहीं है। ये अपने रिश्तेदारों के साथ राब्ते हैं। अब वो बैरून मुल्क रहते हैं तो राब्ते तो बैरून मुल्क ही होंगे ना। जो यहां रहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान में किसी शख्स से राब्ता करूं तो वो कहें जी इसके गैर मुल्की राब्ते हैं पाकिस्तानी शख्स को, तो झूठ तो नहीं कहा, क्योंकि मैं तो बैरून मुल्क बैठा हूं। तो मैं जो राब्ता करूंगा बरतानिया के नंबर से करूंगा, तो वो जो नंबर देखेंगे जी गैर मुल्की राब्ते हैं जी इनके, ये सबूत आ गए जी हमारे पास। अच्छा, दूसरा ये कहते हैं इनको बाहर से फंडिंग आती है। तो फंडिंग कैसे आती है मैं आपको बताता हूं कि आजाद कश्मीर का टोटल इन्हिसार इस बात पे है कि ओवरसीज आजाद कश्मीर के शहरी, यानी बहुत बड़े पैमाने पे इन्हिसार इस बात पे है कि ओवरसीज जो आजाद कश्मीर के शहरी हैं वो कितना पैसा पाकिस्तान में भिजवाते हैं और अपने रिश्तेदारों को, अपने खानदान वालों को भेजते हैं। अब उसी पैसे से वो कारोबार करते हैं, उसी पैसे से वो तालीम हासिल करते हैं, उसी पैसे से वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उसी पैसे से वो अपने मामलाते जिंदगी चलाते हैं। हत्ता कि उन्होंने एहतजाज भी करना हो तो उसी पैसे के जरिए से करते हैं। तो इन्होंने यहां पे एक रिपोर्ट बनाकर दे दी और इस तरह साबित करने की कोशिश की जैसे दुश्मन ममालिक के एजेंडे के ऊपर ये लोग चल रहे हैं। हालांकि ये मुहिब्बे वतन लोग हैं। शौकत नवाज कश्मीरी को जिन लोगों ने गिरफ्तार किया, शौकत नवाज मीर को, वो क्या समझते हैं कि उन्होंने कोई बहुत बड़े दुश्मन को गिरफ्तार किया, कुलभूषण यादव पकड़ लिया उन्होंने या अभिनंदन पकड़ लिया उन्होंने? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कोई सरबजीत सिंह तो नहीं पकड़ा गया। वो शौकत नवाज मीर है। जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी तो वो बॉर्डर पे फौजियों के साथ जाकर खड़ा हुआ था और उन्हें पूरी यकीन दहानी करवाई थी कि हमसे जितनी मदद, जिस लेवल की मदद चाहिए होगी, हम वो मदद करने के लिए बार बार आएंगे। ये वो शौकत नवाज मीर है, मुहिब्बे वतन आदमी है, पाकिस्तान का और कश्मीर का परचम उठाता है। अब इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। वजह सिर्फ यह है कि पाकिस्तान की जो फौजी जर्नैल है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी ख्वाहिश है कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में, और उनकी जरूरत भी है कि कभी भी कोई सिविलियन हुकूमत ना आए, कोई ऐसी हुकूमत ना आए जो हुकूमत फैसले करते वक्त हमसे इजाजत ना ले।
تو کیونکہ یہ حساس علاقے ہیں تو وہاں پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کی حکومت مسلط کرنا چاہتی ہے، لیکن دور بہت آگے چلا گیا نا، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں میں کافی شعور آ گیا، تو زیادہ دیر تک آپ کنٹرول کر نہیں پاتے، تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ لوگوں کو مارجن دیتے ہیں، لیکن پاکستان میں انٹیلیجنس ایجنسیز یہ مارجن دینے پہ تیار نہیں ہے۔ ناظرین، ایک بڑی افسوسناک خبر ہے اور بڑا ایک معاشرتی المیہ بھی ہے۔ یہ ایک نوجوان ہے، اس کا نام ہے ذیشان، اور اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے۔ یہ ذیشان ارشد ہے، یہ ستھرا پنجاب کے اندر نوکری کرتا تھا۔ ایک دن یہ آیا اور اس نے آ کر شکایت لگائی، اور جو اس نے شکایت لگائی وہ سلما بٹ کی موجودگی میں لگائی، یعنی حکومت کی موجودگی میں۔ حکومت وہاں پہ موجود تھی، حکمران وہاں پہ موجود تھے، پنجاب حکومت کا ستھرا پنجاب کا منصوبہ ہے، وہاں پہ آ کر اس شخص نے ایک شکایت لگائی۔ یہ شکایت اس نے کیسے لگائی؟ آواز تھوڑی سی ہلکی آ رہی ہے، لیکن آپ یہ سنیں ضرور، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ کیا رہا تھا اس دن۔ میرے 2 بچے ہیں، میں بڑا تنگ ہوں، 20,000 انہوں نے کہا کہ 19,000 دے رہے ہیں، اور مہربانی کریں، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں، میرے 40 کے آرڈر ہیں، 40 آرڈر ہے اور مجھے 19 مل رہا ہے۔ اچھا، مجھے 19 کم مل رہا ہے، میں بڑا تنگ ہوں، ٹھیک ہے۔ پلیز مہربانی کریں، میرے 2 بچے ہیں۔ میرا نام ذیشان ارشد بل جوید ارشد، میں ادھر کیالی روڈ شہو پورہ پہ کام کرتا ہوں، آٹی کنٹرول میں، ٹھیک ہے۔ اور کوئی افسر جن کے پاس بھی جاتا ہوں وہ کہتے ہیں سب کے ساتھ ہی ہوگی، آپ ہمارے نہیں بڑے، ہماری نہیں پڑ رہی۔ یہ نوجوان کی آپ بات سن رہے، یہ اس کی آواز کانپ رہی تھی، اس کی آواز رو رہی تھی، وہ بڑی مشکل سے اپنے اوپر کنٹرول کر رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی وزیر کو شکایت لگائی تو ساتھ ہی پولیس والوں نے اس کے کندھے پہ آ کر ہاتھ رکھ لیا۔ کمزور سا آدمی ہے بیچارہ، ستھرا پنجاب میں کام کرتا ہے، کانسٹیبلز نے اس کے سینے پہ، اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا، وہ ایک پریشر ڈالنے کا طریقہ ہوتا ہے غریب آدمی پہ، وہ ساتھ ہی ڈر گیا، اس کی آواز لرزنا شروع ہو گئی۔ اس کو نا میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا دیکھیں تھوڑا سا۔ ستھرا پنجاب میں کام کرتا ہوں اور میرے 2 بچے ہیں، میں بڑا تنگ ہوں، 20,000 انہوں نے کہا کہ 19,000 دے رہے ہیں، اور مہربانی کریں، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں، میرے 40 کے آرڈر ہیں، 40 آرڈر ہے اور مجھے 19 مل رہا ہے۔ اچھا، مجھے 19 کم مل رہا ہے، میں بڑا تنگ ہوں، ٹھیک ہے۔ پلیز مہربانی کریں، میرے 2 بچے ہیں۔ میرا نام ذیشان ارشد بل جوید ارشد، میں ادھر کیالی روڈ شہو پورہ پہ کام کرتا ہوں، آٹی کنٹرول میں۔ یہ آپ سن رہے ہیں، اب اس نوجوان نے وزیر کے سامنے شکایت لگائی، اور کیسے ظالم لوگ ہیں جنہیں لا کر عاصم منیر صاحب نے بٹھا دیا۔ عاصم منیر صاحب کے جو فیورٹ لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا پاکستانیوں کے ساتھ۔ ذیشان ارشد نے یہ شکایت لگائی، پھر وہ انتظار کرتا رہا شاید اسے انصاف مل جائے۔ 40,000 روپے کے اس کے آرڈر تھے کہ اس کو 40,000 روپے تنخواہ دینی ہے، لیکن اسے 19,000 روپیہ دیا جاتا تھا، باقی پیسہ ٹھیکیدار کھا جاتے تھے۔ اور یہ اس کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ ہزاروں ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مریم نواز کا ایک ہی فلیگ شپ پروگرام ہے، باقی سارے عثمان بزدار کے پروگرامز کے اوپر اٹھا کر مریم نواز نے اپنی تختی لگا دی ہے۔ مریم نواز نے کوئی ایک بھی کام نہیں کیا، صرف عثمان بزدار کے کاموں کے اوپر اپنی تختی لگائی ہے، یا پہلے سے بنے ہوئے DHQs یا BHUs ان کے اوپر اپنی تصویریں لگائی ہیں، پہلے سے جو لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں ان کے اوپر اپنی تصویریں لگائی، یعنی وہ سارے کام کیے انہوں نے جو پہلے سے ہوئے تھے ان کے اوپر تختیاں۔ یہ ان کا اپنا فلیگ شپ ایک پروگرام تھا، اس میں ہزاروں ورکرز آج سڑکوں پہ موجود ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ انہیں تنخواہیں نہیں مل رہی۔ کئی ورکرز یہ کہتے ہیں کئی مہینوں سے تنخواہیں نہیں مل رہی، کئی ورکرز یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تنخواہ جتنی وعدہ کیا گیا اتنی نہیں مل رہی، کئی ورکرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اضافی کام لیا گیا اس کے پیسے نہیں دیے جا رہے۔ یہ اتنی بدنظمی اور اتنی کرپشن اس ادارے کے اندر ہو رہی ہے، ٹھیکیداروں نے تباہی پھیر دی ہے، اور اب یہ سنبھالے سے سنبھالا نہیں جا رہا۔ اس نوجوان نے پہلے یہ شکایت لگائی، اور جب اس کی بات نہیں سنی گئی تو پھر تنگ آ کر غربت کے ہاتھوں پریشان ہو کر اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی۔ اس کی آگ لگانے کی بھی ویڈیو موجود ہے، جب اس نے خود کو جلا دیا۔ انہیں ڈر نہیں لگتا، انہوں نے رب کو جواب نہیں دینا، وہ آپ کے پاس اپنی شکایت لے کر آیا تھا، وہ رو رہا تھا، آپ کے پاس اختیار تھا۔ اگر آپ ایک پرائیویٹ آدمی ہیں، کوئی آپ کے پاس آتا ہے، وہ آپ سے کچھ مانگتا ہے، آپ دیں یا نہ دیں یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ سرکار ہیں اور وہ اپنا حق مانگنے آیا ہے اور آپ اگر نہیں دیں گے تو قیامت والے دن وہ آپ کا گریبان پکڑے گا۔ اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی
और अब ये फौत हो गया, यानी ये आदमी अब मर चुका है। अब इसके घर वालों को एक चेक दे दीजिएगा, पता नहीं वो चेक भी कैश होगा या नहीं होगा, मैं नहीं जानता, क्योंकि कई मरतबा तो ये चेक भी कैश नहीं होते। और इसके बच्चों को बता दीजिएगा कि हमने तुम्हारे बाप को इंसाफ नहीं दिया था, तो उसने अपने आप को आग लगा ली। बहुत ही बेवकूफ आदमी था। एक और बेवकूफ आदमी आपको मैं दिखाता हूं, ये देखें आप, ये बाबा सिद्दीक है, ये इसकी तस्वीर देखें आप। इससे पहले इसकी एक वीडियो भी है, वो भी आप देखें। ये देखें जी, बाबा सिद्दीक है, इसके चेहरे पे देखें मुस्कुराहट है, हाथ में हथकड़ी है। ये देखें, कमजोर आदमी, गरीब आदमी है। आपको पता है इसके उल्टे हाथ में हथकड़ी क्यों है? इसका सीधा हाथ है ही नहीं। ये बहुत गरीब आदमी है, इसका एक ही हाथ है, एक हाथ नहीं है इसका, माजूर है ये। और जो हाथ इसका बाकी है, उल्टा हाथ जिससे ये काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है, उस हाथ को हथकड़ी डाल दी गई। कसूर इसका क्या है कि इसने शहबाज शरीफ की तरह मांगना पसंद नहीं किया। ये शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, बिलावल जरदारी और बाकी सारे पाकिस्तानी हुक्मरानों की तरह मंगता नहीं बना। इसने कशकोल उठाने से बेहतर समझा कि ये मेहनत करे। ये तो सारे कशकोल उठा लेते हैं ना कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। ये तो मांगने वाले हैं सारे, इनकी शक्लें ही मांगने वाली हैं। सारी दुनिया में जाते हैं मांगने के लिए, महंगे महंगे तैयारों पे मांगने के लिए जाते हैं और फिर कहते हैं कि हां खरीदा है भाई, जो उखाड़ना है उखाड़ दो, जो कर सकते हो कर लो। लानत है वैसे ऐसे लोगों के ऊपर जो इस किस्म की सोच भी रखते हैं। बहरहाल इनको खुद तो मांगने की आदत है, और गरीब आदमी जो ना मांगे और जो मेहनत मजदूरी करे। अब बाबे के साथ हुआ क्या, ये शेखुपुरा का रिहायशी है बाबा सिद्दीक, एक बाजू इसका नहीं है। रेडी लगाकर ये अपना गुजर बसर करता था। इसकी रेडी पर जो फल लगा हुआ था ना, उसको जब्त कर लिया गया। आपको पता है एहलकार खा जाते हैं, ज्यादती करते हैं। बाबा जी ने किसी सहाफी के सामने बैठकर वीडियो में शिकायत लगा दी कि जनाब देखें मेरा फल उठाकर ले गए और मेरे साथ ज्यादती की है। और उसके बाद बाबा जी को सामान वापसी के नाम के ऊपर थाने बुलवाया गया कि बाबा सिद्दीक थाने आके अपना सामान ले जाओ जड़ा सी चुक के ले गए सी। ये बेचारा पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अब ये माजूर आदमी है, इसका एक हाथ है, उसको हथकड़ी लगी हुई है। इसको थाने और कचहरी में काफी जलील किया है इन्होंने, और अब मुकदमा अदालत की जानिब से डिस्चार्ज कर दिया गया, यानी अदालत ने कहा बेगुनाह है ये आदमी। अब ये मैं वीडियो बना रहा हूं ना, कुछ और लोग भी करेंगे तो बहुत मुमकिन है इस बात को थोड़ा बहुत पैसा देके या डरा धमका के या लालच देके या कुछ भी करके या सॉफ्टवेयर अपडेट करके इससे एक और वीडियो बनवा लेंगे, जनाब मैंने वो झूठ बोला था पहले। हो सकता है ना, यहां पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। वो जो दुकानदार है बेचारा, उसने पोस्ट कर दी, उसके ऊपर भी बहुत दबाव है। मरियम नवाज हर चौथे दिन किसी ना किसी बाजार, किसी ना किसी चौक की वीडियो लगा देती है कि जनाब पंजाब को हम ऐसा बना रहे हैं। तो ये सारे काम उन्होंने कुछ सरकारी पैसे से नहीं किए। कभी दुकानदारों से पैसे ले लेते हैं, फंड ले लेते हैं जबरदस्ती का। कभी जनाब किसी रेजिडेंशियल सोसाइटी वाले को कहते हैं कि भाई तुम्हारा ये वाला काम कर देंगे, तुम ये वाला चौक जरा इसकी ब्यूटिफिकेशन कर दो। तो इस तरीके से तो ये मैनेज करते हैं, फिर लोगों को डरा के भी रखते हैं। तो ये बाबा जो है बेचारा अब माजूर है। बहरहाल इसको छोड़ दिया गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसको एक सबक हासिल हो गया है कि आइंदा जब भी कभी आपके ऊपर जुल्म हो तो आपने आवाज नहीं उठानी, क्योंकि अगर आपने आवाज उठाई तो आपका एक हाथ भी हुआ ना तो उसके अंदर हथकड़ी डाल देंगे, और अगर आपके दोनों हाथ नहीं होंगे तो आपके गले में हथकड़ी डाल देंगे ये लोग। ऐसे जालिम हुक्मरान है ये, बेशरम लोग हैं। आफ्ताब बाजवा साहब ने इंकशाफ किया, मैं हिलकर रह गया। मैं आज इन्हीं चीजों के ऊपर वीलॉग करूंगा। आफ्ताब बाजवा साहब एक सीनियर लॉयर है, मेरे साथ बड़ा अच्छा उनका एक रिलेशन है, बड़ा अच्छा एक ताल्लुक है, वो बड़ा प्यार करने वाले इंसान है। थोड़े जबान के तल्ख हैं, बहुत तल्ख हैं, बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। तो आफ्ताब बाजवा साहब ने बताया कि ये जो सीसीडी वाले पुलिस मुकाबले करते हैं ना, इसमें ये जिनको कत्ल करते हैं उनके आज़ा निकालकर बेच देते हैं। अब ये कितनी खौफनाक बात है, इंसानों के आज़ा निकालकर बेचे जा रहे हैं। उन्होंने 5 लोगों की मिसाल दी कि 5 लोग ऐसे आए जिनके गुर्दे और जिगर थे ही नहीं, यानी उनके पोस्टमार्टम के नाम के ऊपर आज़ा निकालकर बेच दिए गए थे। ये सीसीडी के पुलिस मुकाबलों की वो कहानी बता रहे हैं। 1000 से ज्यादा आदमी, बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 से ज्यादा ये बंदे पुलिस मुकाबलों में, जाली पुलिस मुकाबलों में अभी मार दिए गए हाल ही में, जिनमें कुछ मुकाबले बड़े मशहूर भी हुए, जिनके ऊपर बड़ी आवाज भी उठी है। किसी आदमी को यह अदालत से सजा देने पर राजी नहीं है और अपनी एक अदालत लगाई हुई है। सरकारी मुलाजिम ने रात 12 बजे वो बैठता है और बैठ के वहां पे वो फैसला करता है कि जनाब इसको मार दो और इसको ना मारो, इसको जख्मी कर दो और इसको मार दो, इसके नेफे में पिस्तौल चला दो,
اس کو ہاف فرائی کرنا ہے, اس کو فل فرائی کرنا ہے. اور یہ چیزیں کر کے لوگوں کو دھمکایا بھی جاتا ہے, لگاتار دھمکایا جاتا ہے. ناظرین, ایسا ہی ایک سانحہ قصور میں ہوا. غریب آدمی کے نا بڑے مسائل ہوتے ہیں, بہت عجیب و غریب مسائل ہوتے ہیں. ایک آدمی تھا, وہ ریڑھی لگاتا تھا, اس کی بیوی بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی. تو اس کو نا انہوں نے ریڑھی کا ایک قانون بنا دیا کہ ریڑھی سرکار دے گی, ورنہ ریڑھی اٹھا کے یہ ضبط کر لیتے ہیں. غریب آدمی کو ریڑھی لگا کے بھی پیسہ نہیں کمانے دیتے. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ بڑا اچھا کام ہوگا اگر آپ تمام لوگوں کو سرکار پراپر روزگار فراہم کرے اور صحیح والی